Very good evening, everyone. I welcome you all to another session for UGC NET. In this particular lecture, what we are going to do is we are going to revise your entire topic of communication. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. यू मस्ट बी रिवाइजिंग वेल. दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रिवीजन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि यार जो भी हमने पढ़ा है वो हमें लास्ट टाइम पे याद आ जाएगा अगर हमने 3 महीने पहले भी पढ़ा है. बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है. अगर आप 3 महीने बाद कोई टॉपिक उठाएंगे, या पिकिंग अप सम टॉपिक आफ्टर 3 मंथ्स, तो 70 to 80% मैंने पहले भी आपको लर्निंग कर्व का एक एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, 70 to 80% ऑफ द टॉपिक्स जो आपने पढ़े हुए हैं वो आप भूल जाएंगे अगर आप उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं करते. सो रिवाइज करने का तरीका क्या है? प्रैक्टिस एज मेनी एमसीक्यूज एज पॉसिबल. कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज लगा लें. बट क्योंकि अब आपका एग्जाम पास में है, ठीक है, डू नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम रीडिंग न्यू थिंग्स. नई चीजों को मत पढ़िए, नया मटेरियल मत उठाइए. ठीक है, सो एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए वेदर आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल और नॉट. आई कुड सी दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी जॉइंड इन. ठीक है, प्लीज इन सब्जेक्ट्स को, इन सेशंस को बहुत ही रियलिस्टिकली लीजिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए. ठीक है, फैंटास्टिक. आई कैन सी दैट यू ऑल कैन हेयर मी प्रॉपर्ली. आप सब मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. ठीक है, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डू डाउनलोड दिस एप्लीकेशन. आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल से भी यूज करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं. ठीक है, ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इफ यू थिंक कि आपको मेरा कोर्स पसंद आता है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप अनुजिंदल वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, कोर्स के लिए इनरोल कर सकते हैं. द सेशंस हैव ऑलरेडी बिगन. ठीक है, चलो लेट्स नॉट वेस्ट एनी फर्दर टाइम. आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मिस्टर गुप्ता कॉल्स हिज colleague Mrs. Sen at 6 p.m. at night, and she did not pick the call since it's her personal time. Which of the below mentioned non-verbal form of communication is involved here? स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि बहुत सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ये बहुत जरूरी है कि आप अच्छे से बैरियर्स को, वर्बल कम्युनिकेशन को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, सो हियर आर योर ऑप्शंस. इज इट प्रॉक्सिमिक्स? ठीक है, जिसका मतलब होता है प्रॉक्सिमिटी या फिर डिस्टेंस. ठीक है, जो आपके करीबी लोग होते हैं, फ्रेंड्स हो गए, फैमिलीज हो गए, उनके साथ कम्युनिकेशन करते समय जो आपका डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है. ठीक है, आपने नोटिस किया होगा. और जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, लेट्स से प्रोफेशनल कलीग्स होते हैं, उनके साथ आपका डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है. ठीक है, क्रोनोमिक्स इज अबाउट टाइम. ठीक है, टाइम फैक्टर, व्हाट डज इट कम्युनिकेट. हैप्टिक्स इज रिलेटेड टू टच. ठीक है, आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको आपके पेरेंट्स, आपके सीनियर्स, आपके मेंटर्स शाबाशी देते हैं. एंड लास्ट इज काइनेसिक्स, जिसका मतलब होता है मूवमेंट. ठीक है, कि आप मूवमेंट से क्या चीज कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको दूं, जो लोग तेज चलते हैं, ठीक है, बहुत तेज तेज वॉक करते हैं, उनका यह माना जाता है कि भाई दीज आर द पीपल हु आर लिटिल इम्पेशेंट. उनको थोड़ा सा इम्पेशेंट माना जाता है. दिस इज व्हाट द मूवमेंट इज कम्युनिकेटिंग. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस. चलिए जल्दी से अपना जवाब जो है वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप गलतियां नहीं करेंगे बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इजी सेशन. ठीक है, सो आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ आंसर्स एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी, क्रोनोमिक्स, जिसका मतलब होता है टाइम रेफरेंस. क्यों भाई, 11 बजे कोई टाइम नहीं है ना किसी को कॉल करने का. काफी बार होते हैं स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं. देखिए, बुरा मत मानिएगा, कई बार स्टूडेंट्स 11 बजे डाल देते हैं. आई एम काइंड इनफ टू रिप्लाई समटाइम्स. कई बार रिप्लाई कर देता हूं, कई बार नहीं रिप्लाई करता. बट यू शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई. 11 बजे रात को, 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कोई टाइम नहीं है. एवरीबडी इज गोइंग टू हैव देयर पर्सनल टाइम. लोगों की फैमिली होगी. ठीक है, अगर वो फ्री हैं, ऑफ कोर्स, इफ दे वांट, इफ दे आर वेरी पैशनेट, दे वुड सर्टेनली रिप्लाई. बट आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए बिकॉज एवरीबडी मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन देयर प्रोफेशनल वर्क एंड देयर पर्सनल टाइम. ठीक है, so that is what is being communicated here with the help of chronomics. ठीक है, so B आपका आंसर हो जाएगा. I could see majority of you have given B as the answer. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. 2 employees are working together on a project and they do not communicate with each other because of lack of trust. Lack of trust की वजह से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं करते. What kind of barrier is involved in this case? कौन से टाइप का बैरियर है यहाँ पे? साइकोलॉजिकल बैरियर है, पर्सनल बैरियर है, सिमेंटिक बैरियर है, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है? मैं आपको बता दूं कि इन 2 बैरियर में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आज भी होने के चांसेस हैं अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा. मैं आपको बता दूं, देखिए, जब साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में बात आती है तो वी आर ओनली डीलिंग विद मेंटल इश्यूज. ठीक है, कि भाई सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मेंटली, या उसकी माइंड से रिलेटेड कुछ इशू हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, लैक ऑफ रिटेंशन. कितना चीजें आप रिकॉल कर पाते हैं. आपने कई बार नोटिस किया होगा, आपकी मम्मी आपको 4 सामान लाने को बोलती हैं बाजार से और आप 3 लेके चले आते हैं, एक आप भूल जाते हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर, कि आप रिटेन नहीं कर पाए. पर्सनल बैरियर के बारे में जब हम बात करते हैं तो देयर इज सम पर्सनल इशू
दैट इज एग्जिस्टेंट बिटवीन टू पीपल। आपने देखा होगा ना कि दो कलीग आपस में काम कर रहे हैं, उनके बीच में लैक ऑफ ट्रस्ट है, प्रॉब्ली कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा या लेट से एक दूसरे की नहीं बनती होगी। सो दैट कुड बी अ प्रोबेबल रीजन। सिमेंटिक बैरियर आपको पता है वर्ड्स एंड सिंबल्स का मिस इंटरप्रिटेशन, और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर जो ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज पर्सनल बैरियर। ठीक है, आई होप आपने इसको ठीक से पढ़ा रखा होगा। आई कैन सी कि मेजॉरिटी लोगों ने सही आंसर दिया है, इशिका, माधव, फैंटास्टिक। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। X Limited follows a very rigorous process in case of leave of the employees, and the employees are demotivated to even approach their heads for leave application. What kind of barrier is taking place? सिंपली हिंदी में बता देता हूं कि एक्स लिमिटेड के अंदर बहुत ही रिगरस प्रोसेस फॉलो किया जाता है लीव लेने का। अगर आपको लीव लेनी है तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हमारे यहाँ बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। हम रेजर पे का इस्तेमाल करते हैं, उस पर एप्लीकेशन डाल देते हैं, ठीक है, उस पर लिख देते हैं कॉमेंट्स कि भाई लीव पे जा रहे हैं, सिक लीव या किसी टाइप की भी लीव है, एंड आवर हेड इज काइंड इनफ टू अप्रूव इट। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है हमारे यहाँ, पर अदरवाइज काफी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है जिसकी वजह से लोग अप्रोच नहीं करते या कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। व्हाट काइंड ऑफ बैरियर इज टेकिंग प्लेस? किस टाइप का बैरियर यहाँ पे हो रहा है? टेक्निकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर? किस टाइप का बैरियर यहाँ पे हो रहा है ये आपको बताना है। वेरी इजी, बिकॉज देखिए ये लीव एप्लीकेशन जो है ये ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आई होप आपको हिंट मिल गया। लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। फैंटास्टिक, अ लॉट ऑफ आंसर्स आर कमिंग फॉर डी। आज ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार करके आए हैं आप लोग, एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज योर आंसर, सॉरी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। Kellogg's brand learned a hard cultural lesson in Sweden when it was forced to rename its brand Bud cereal after discovering that the name roughly translated to burned farmers. आइडेंटिफाई द बैरियर इन्वॉल्व, मतलब इन्होंने एक नाम रखा था केलॉग्स ने, ठीक है, क्या नाम रखा था? बड सीरियल। ठीक है, जिसको स्वीडन में डिस्कवर किया गया कि भाई इसका क्या मतलब है कि फार्मर्स को बर्न करने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे बड्स का मतलब क्या है? बर्न कर देना। ठीक है, तो कौन से टाइप का बैरियर है यहाँ पे? आई थिंक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इज इट कल्चरल बैरियर, इज इट पर्सनल बैरियर, इज इट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और इज इट टेक्निकल बैरियर? ठीक है, देखिए मैंने आपको कई बार बोला है व्हाट माइट मीन इन इंडिया माइट नॉट मीन इन फ्रांस। ठीक है, जो आप वर्ड्स यूज करते हैं, जो आप चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज करते हैं, उसका मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एंड दैट गिव्स राइज टू योर कल्चरल बैरियर। ठीक है, बिकॉज इंडिया का कल्चर अलग टाइप का है, यूएस का कल्चर अलग टाइप का है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ डिफरेंट नेशन और लेट्स से अ डिफरेंट स्टेट। कई बार ऐसा भी होता है कि आप यूपी से निकल के हरियाणा में जाइए और आपको लगेगा कि भाई हम तो आप करके बात करते हैं, और हरियाणा में प्रॉब्लली थोड़ी सी उनकी जो बोली होती है रफ होती है। दिल के बुरे नहीं होते हैं, सिर्फ जो बोलने का तरीका होता है, जो बातचीत का तरीका होता है, वो थोड़ा सा रफ होता है, जिसको हम खड़ी बोली कहते हैं हिंदी की परिभाषा में। ठीक है, सो कल्चरल बैरियर इज योर आंसर। आगे चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। काफी सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं बिकॉज दे विल हेल्प यू रिकॉल द सेम इन योर एग्जामिनेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड यूजिंग विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड एलिमेंट? अगर हमें क्लासरूम कम्युनिकेशन को डिस्क्राइब करना है तो इसमें से कौन सा वर्ड है जो सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करेगा? एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब होता है? चीजों को एक्सप्लोर करना। ठीक है, एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए क्लासरूम में, बट स्लाइडली ऐसा नहीं होता, क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है? एक स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई होती है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन कहां होता है? एक्सप्लोरेशन होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस के अंदर। ठीक है, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जहां पे बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, स्ट्रक्चर्ड रिलेटेड बातें होती हैं। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्या मतलब है? बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड हैं। ठीक है, एक्चुअली रिजिड नहीं होती है क्योंकि कई कई क्लासेस बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, बट ऑफकोर्स एक स्ट्रक्चर फॉलो होता है टू इनहैंस योर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट, नॉन सिग्निफाइड नरेशन। कई बार आपने सुना होगा ना, स्कूल के टाइम पे स्पेशली टीचर आता है, अपनी कहानी सुनाने लगता है कि मेरे घर पे ये हो रहा है या मेरे रिलेटिव के यहाँ ये हो रहा है। इसे हम कहते हैं नॉन सिग्निफाइड नरेशन। नरेशन मतलब नरेट करना स्टोरी को, और सिग्निफाइड नहीं है, उसका कुछ काम नहीं है, पर्पस नहीं है। देखो, अगर कुछ रिलेटेबल एग्जांपल दे रहा है टॉपिक से रिलेटेड तब तो ठीक है, बट अगर कुछ भी बात कर रहा है देन सर्टेनली इट इज नॉन सिग्निफाइड नरेशन। सो दीज आर योर फोर ऑप्शन। लेट्स सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर। आई थिंक मैंने हिंट पहले ही दे दिया है आपको। Let's see what are the answers coming. Fantastic. I can see a lot of answers coming for B, and B discourse is going to be the correct answer. Let's move to the sixth question now. A 21-gun salute on the welcoming of the Prime Minister is an example of which form of communication? भाई 21 तोपों की सलामी, आप सबने सुना होगा, प्राइम मिनिस्टर आते हैं 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इसको हम किस टाइप का कम्युनिकेशन कह सकते हैं? इज इट क्रोनोमिक्स? अब आपको पता है क्रोनोमिक्स इज रिलेटेड टू टाइम। इज इट काइनेसिक्स? काइनेसिक्स रिलेटेड टू मूवमेंट। ठीक है, हैप्टिक्स इज रिलेटेड टू टच, एंड मैकेनिकल एंड फिजिकल इज रिलेटेड टू योर साउंड, या फिर जहां पे कुछ
डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है मैकेनिकली या फिर फिजिकली इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके। ठीक है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भाई, अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो समझ लो कम्युनिकेशन फिर से रिवाइज करनी है। ठीक है, सो डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 21 तोपों की सलामी दी जा रही है बाय यूजिंग अ काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्लम्बर टेल्स यू टू हैंड हिम ओवर द स्पैनर्स फ्रॉम हिज बैग एंड यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द सेम, व्हाट काइंड ऑफ बैरियर टुक प्लेस। बहुत कॉमन सी चीज है, आपके यहाँ प्लम्बर आता है, आपके यहाँ इलेक्ट्रिशियन आता है, आपके यहाँ कारपेंटर आता है, और वो कुछ ठीक कर रहा है और आपको कह देता है, बिकॉज वो लेट से वो ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक कर रहा है प्रोडक्ट को, वो कह देता है कि सर आप मेरे बैग में से या जो भी मेरा टूल बॉक्स है उसके अंदर से स्पैनर्स निकाल दीजिए। तो यहाँ पे क्या एरर हो रहा है, व्हाट इज द एरर दैट इज हैपनिंग? अनक्लैरिफाइड असम्पशन, टेक्निकल जार्गन, एटीट्यूड इशू या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस। देखो एटीट्यूड इशू तो बिल्कुल भी नहीं है, अनक्लैरिफाइड असम्पशन भी नहीं है, क्योंकि उसने कुछ क्लैरिफिकेशन दी नहीं, उसने कुछ असम्पशन ही नहीं दी। लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लैक ऑफ अवेयरनेस हो, क्योंकि आपको लैक ऑफ अवेयरनेस है बिकॉज आपको चीजों के बारे में पता नहीं है। ठीक है, बट सिंस दिस पैनल इज नॉट अ वेरी जेनरिक थिंग, ये कोई जनरल चीज नहीं है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी मैंडेटरी है। ठीक है, अगर कोई जनरल चीज बोल रहा होता कि सर एक काम करो, पेन उठा के दे दो, पेंसिल उठा के दे दो, तो वो बात होती। ठीक है, बट स्पैनर इज हिज ओन इंस्ट्रूमेंट जिसके बारे में आपको जानकारी हो सकता है ना हो। सो व्हाट इज द एरर हेयर, व्हाट इज द इशू हेयर? इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल जार्गन, वो टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है जो उसकी फील्ड में इस्तेमाल होते हैं, कॉमन आदमी को नहीं पता होंगे। ठीक है, आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू हैव आंसर्ड द सेम। चलो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। ये बी ऑप्शन है, मैं आपको बता दूं, दिस इज द बी ऑप्शन, दिस इज द सी ऑप्शन, दिस इज द डी ऑप्शन। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑन जुलाई 23, 1983, Air Canada flight 143 ran out of fuel halfway between Montreal and Edmonton and had to perform an emergency landing because the crew confused pounds and kilograms while fueling the aircraft. Identify the barrier here. ठीक है, पाउंड्स और किलोग्राम के बीच में कंफ्यूजन हो गई, ठीक है, बात करते समय, और फ्यूल खत्म हो गया और उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कौन सा बैरियर है यहाँ पे? इज इट अ कल्चरल बैरियर, इज इट अ सिमेंटिक बैरियर, इज इट एन ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और इज इट अ टेक्निकल बैरियर? देखो भाई, कल्चरल बैरियर मत बोलना, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कनाडा की फ्लाइट थी इसलिए गड़बड़ हुई। ठीक है, तो कल्चरल बैरियर नहीं हो सकता, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर भी नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे इन दोनों के बीच में, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे वर्ड्स एंड सिंबल्स के बारे में बात हो रही है, स्पेसिफिकली वर्ड्स के बारे में बात हो रही है, किलोग्राम्स एंड पाउंड्स के बारे में। इस कारणवश जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बिकम सिमेंटिक बैरियर। जब भी वर्ड्स एंड सिंबल्स आर गोइंग टू बी द मेजर एलिमेंट which is going to create a kind of a barrier या misinterpretation, the answer is going to be semantic। कोई भी और दूसरा बैरियर नहीं हो सकता until and unless कि वर्ड्स जो है वो कल्चर से रिलेट करते हैं। यहाँ पे कल्चर से रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेमेंटिक बैरियर आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन। The hindrances or disturbances caused in the smooth flow of communication can be referred to as। भाई देखो, इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, बट ये पास्ट ईयर क्वेश्चन है, आई कैन नॉट हेल्प इट आउट। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, नॉइज इन कम्युनिकेशन, ऑक्यूलेसिक्स या फिर बोथ ए एंड बी। ऑक्यूलेसिक्स में आपको बता दूं, जब आप आई के साथ कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। मुझे याद है, मेरी एक स्कूल में टीचर थी, आई गेस संस्कृत की टीचर थी, जब भी हमें कोई चीज नहीं समझ में आती थी या हम कुछ गलत लिख रहे होते थे, लेट्स से उन्होंने हमें कहा कि भाई चलो जल्दी से पट्टी पट्टा पट्टी पढ़ाओ, आज भी नहीं आता है मुझे, आई एम श्योर आपको आता होगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बट जब भी संस्कृत के कुछ श्लोक या कुछ ऐसे मुहावरे या पता नहीं जो भी कहते थे इसको, जब इसको बताने की बात करते थे तो हमें याद नहीं होते। तो जैसे ही कुछ कोई भी स्टूडेंट गलत बोलता था, वो तुरंत अपने आंखों से इशारे कर देते थे कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, और प्रॉब्ली थोड़ा सा हिंट दे देती थी आंखों से, गेस करके, जिसे हम कहते हैं आंखों से डराना कहते हैं, आंखों से बात करना कहते हैं, उसको हम ऑक्यूलेसिक्स कहते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स ऑक्यूलेसिक्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों पे। तो आई एम श्योर आपको पता है व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट नाउ। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होना चाहिए। हिंड्रेंस के बारे में बात हो रही है, सो उसको बैरियर्स भी आप कह सकते हैं, उसको आप नॉइज भी कह सकते हैं, तो जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बिकम डी। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इन कम्युनिकेटिंग इन अ क्लासरूम सिचुएशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस विल बी कंसिडर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर आप क्लासरूम के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा अप्रोच सबसे सही माना जाएगा? इम्पैथेटिक एंड प्रैग्मेटिक। इम्पैथी मतलब बच्चों की भावनाओं को समझना, ठीक है, स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द अदर्स जिसे कहते हैं। प्रैग्मेटिक बीइंग अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल अबाउट इट। भाई बच्चे कहते हैं कि सर क्लास बंक कर रहे हैं, तो ये थोड़ा ना रोज क्लास बंक करा देगा टीचर, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना। असर्टिव एंड कन्फर्मिस्ट नहीं हो सकता भाई, यू कैन नॉट बी एग्रेसिव एंड असर्टिव विद स्टूडेंट्स, वो अच्छा बिहेवियर नहीं माना जाता। पर्सनल एंड इम्यूलेटिव यू कैन बी, ठीक है, बट नॉट अ वेरी सुटेबल वे, बिकॉज एक डिस्टेंस, एक बैरियर, एक थिन लाइन होनी चाहिए एक फैकल्टी और एक स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, देखो अच्छा है, सारा अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, इमोशनल कनेक्ट है, बॉन्ड है, प्यार है, सब कुछ है, बट एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होना चाहिए। यू शुड नो योर लिमिट्स एज अ स्टूडेंट ऑल्सो एंड एज अ फैकल्टी ऑल्सो।
टेक्निकल एंड डोमिनेटिंग, ठीक है, टेक्निकल नेचर के से बातें करनी है और डोमिनेट करना है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि जो बी सी डी एंड डी है वो ऑप्शंस नहीं हो सकते। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ए, एम्पैथेटिक एंड प्रैग्मेटिक, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सेशन मैं उम्मीद करता हूं आपको लगा होगा, आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। जल्दी से मुझे कमेंट करके अपने स्कोर बता दीजिए। कोई डाउट है इस सेशन से रिलेटेड या किसी भी और सेशन से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू योर क्वेरीज वेरी वेरी सून। इसी तरीके से प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए और कोशिश करिए कि अब सेशंस में 9 या फिर 10 इससे कम का स्कोर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब जानबूझ के जो सेशन है वो मीडियम लेवल के हो रहे हैं बिकॉज एग्जाम बहुत पास है एंड आई डोंट वांट दैट यू लूज आउट योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर लगता है थोड़ी सी भी मदद हुई है सेशन को देख के, प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है, कुछ भी आप मुझसे बात करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी। कोई कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।